सबसे पहले तो कंघी मार लेते हैं बाल में, सही रहेगा, क्योंकि रात के 1 बज रहे हैं, हमें नींद नहीं आ रहा था, है ना। तो मैंने सोचा कि वीडियो ही बना लेते हैं, बाल इधर उधर बिखर गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हैं क्या बताने वाला हूं। एनसीईआरटी क्लास 10th का तरीके, मैं डर क्यों गया? मैं लगता है रात के 1 बज रहा है इसलिए मैं डर गया। हाँ, तो एनसीईआरटी क्लास 10th है ना, साइंस का अध्याय 6 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, और ये 1 शॉट वीडियो होने वाला है। ये नई वाली एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ा रहा हूं, अगर पुरानी वाली एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये चैप्टर 7 में नजर आएंगे। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को हम रापची के स्टाइल में समझते हैं, एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहला टॉपिक क्या है इसमें, हम सबसे पहले समझते हैं उद्दीपन के बारे में कि उद्दीपन क्या है ना। देखो, पर्यावरण में जो चेंज होता है ना, उसी को हम उद्दीपन कहते हैं। पर्यावरण में चेंजिंग, जैसे कि मान लो कि ठंडी है, गर्मी है ना, बसंत है, कुछ भी हो, तो पर्यावरण में चेंज हो तो वो उद्दीपन कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि उद्दीपन किसे कहते हैं, तो पर्यावरण में, क्या मेरे भाई, पर्यावरण में, किसमें, तो पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन। क्या बोलेंगे सर? तो बोलेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा उद्दीपन कि पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन को ही उद्दीपन कहते हैं, और जिसके अनुरूप सजीव जो है वो अनुक्रिया करता है, यानी कोई ना कोई एक्शन लेता है, उसी को हम उद्दीपन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि पर्यावरण में चेंज हुआ, जैसे कि ठंडी आई तो सजीव जैसे हम आप हुए हैं ना, तो ठंडी आई तो जैकेट चढ़ा लेते हैं, हीटर लगा लेते हैं, तो मतलब पर्यावरण में चेंज हुआ, हम लोग उसके प्रति क्या करते हैं, कोई ना कोई एक्शन लेते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं। जैसे कि गर्मी आई तो हम पंखा लगा लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं कि भाई पसीना निकलता है। तो गर्मी क्या है, पर्यावरण में चेंज है। तो पर्यावरण में चेंज को हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि उद्दीपन किसे कहते हैं, कि पर्यावरण में हो रही परिवर्तन को ही उद्दीपन कहते हैं, और जिसके फलस्वरूप सजीव क्या करता है, अनुक्रिया करता है ना। गर्मी आई, एसी लगा लिया, कूलर लगा लिया, वगैरह वगैरह जो भी है सब लगा लिया। ठीक है, तो आपने उद्दीपन के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से समझा। उद्दीपन के कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि प्रकाश हो गया, है ना, ऊष्मा हो गया, ठंडा हो गया, ध्वनि हो गया, सुगंध हो गया, स्पर्श हो गया। ये सारे के सारे क्या है, उद्दीपन के ही तो उदाहरण है ना। जैसे प्रकाश मतलब लाइट जला तो पर्यावरण में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, यहाँ पे ऊष्मा है, गर्मी आई, पर्यावरण में चेंज हुआ, ठंडा आया, ध्वनि कहीं पे आवाज कर रहा है तो पर्यावरण में ही तो चेंजिंग आ रहा है ना। सुगंध आया, स्पर्श मतलब टच करना, है ना। तो ये सब उद्दीपन के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं सर। तो अगर हो सके कि उद्दीपन क्लियर नहीं हुआ होगा तो ऐसे समझते हैं। यहाँ पे देखिए, एक तरफ उद्दीपन, एक तरफ अनुक्रिया है ना। तो उद्दीपन क्या है, अनुक्रिया है, इसकी मदद से हम समझ लेते हैं। जैसे कि उद्दीपन किसे कहते हैं, तो पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन को ही हम उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कुत्ता को देखते ही बिल्ली भाग गई, कुत्ता को देखते ही बिल्ली भागने लगी, तो कुत्ता यहाँ उद्दीपन, और इसको देखते ही बिल्ली ने भागने लगी, यानी कोई ना कोई एक्शन लिया, तो ये हमारे पास अनुक्रिया हुई। ठीक है, उसी तरीके से जैसे कि गर्म लोहा है, क्या है, गर्म लोहा है, ये क्या है, गर्म लोहा पर्यावरण में परिवर्तन ही तो है ना। तो गर्म लोहा ये क्या है, एक उद्दीपन है। गर्म लोहा को टच करते हुए हाथ हमारा पीछे आ जाना अचानक, तो गर्म लोहा को छूते ही हाथ का पीछे हट जाना। जैसे गर्म लोहा है ना, अचानक हाथ सट गया तो पीछे आ जाएगा, तो गर्म लोहा को छूते ही हाथ का पीछे हट जाना, ये क्या कहलाया, ये अनुक्रिया कहलाया, और ये हमारे पास उद्दीपन है। श्रवण क्या है, श्रवण का मतलब होता है सुनना। तो सुनना, जैसे कि मैं कहूंगा आपको कि चलो भाई तुम लोग जो है ना इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो, तो हमने बोला और आपने सुना, तो सुनना हो गया क्या, उद्दीपन। और सुनने के बाद कोई ना कोई एक्शन लिया कि हाँ चलो सर आप कहते हैं तो मैं लाइक कर देता हूं, क्या कर देता हूं, लाइक कर देता हूं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, तो ये लाइक हो गया अनुक्रिया, क्योंकि हमने एक्शन लिया।
ठीक है, मैंने आवाज दिया और आपने सुना, तो सुनना हुआ उद्दीपन, सुनने के बाद आपने जो एक्शन लिया यानी अनुक्रिया किया वो हुआ हमारे पास लाइक जो है वो अनुक्रिया हुआ। ठीक है, क्लियर। तो ये उद्दीपन और अनुक्रिया के बारे में बेहतरीन से समझा। आगे बढ़ते हैं सर, इसको समझते हैं। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, है ना, इसके अंदर दो टॉपिक हमारे पास है, एक तंत्रिका तंत्र, एक अंतःस्रावी तंत्रिका अंतःस्रावी तंत्र, है ना, इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि आखिर तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा कि जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों यानी शरीर के जितने भी अंग हैं उन अंगों का नियंत्रण होता है यानी कंट्रोल होता है ना, कंट्रोल होता है, और अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है ना। अंगों क्या कहता है कि अंगों यानी बॉडी के जो अंग है और वातावरण में एक बढ़िया सामंजस्य स्थापित होता है इन दोनों के बीच, है ना, स्थापित होता है, तो उसे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम कहते हैं, है ना। यहां पे देख सकते हो कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु और उससे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। मेरे भाई इस फिगर में देखो तो यहां पे आपको पीला कलर का भाग कहां तक नजर आ रहा है, तो पीला कलर का भाग ये है हमारे पास है और पीला कलर का भाग ये है। तो ये पीला कलर में जो आप देख रहे हैं ये मस्तिष्क है और ये हमारे पास रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच उंगली नुमा संरचना होती है जिसे हम मेरुरज्जु कहते हैं। तो ये पीला कलर का भाग मेरुरज्जु है और ये हमारे पास क्या मस्तिष्क है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है सेंटर में यानी बीच में है, ये बॉडी के क्या बीच में है, बीच यानी सेंटर में है यानी केंद्र में है, इसलिए इसको हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं। तो कभी भी अगर पूछ दिया जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नाम बताओ तो आसानी से मस्तिष्क और इसका मेरुरज्जु का नाम बोल सकते हैं कि भाई मस्तिष्क और मेरुरज्जु क्या है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। और ये जो साइड में आप नीला कलर के देख रहे हैं वो क्या है साइड में है, इसलिए इसको हम परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं सर, यहां पे देखो तंत्रिका कोशिका जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन, यहां पे कहता है क्या यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कहने का मतलब यहां पे मैंने स्पष्ट लिखा कि यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अगर आपसे पूछे कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं तो आप कहेंगे न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका कहेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां समझने वाली बात यह है कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक का मतलब क्या होता है। संरचनात्मक का मतलब कि जिस चीज से वो बना हुआ है, और क्रियात्मक का मतलब वो चीज उसमें काम कर रहा है। तो जैसे कि तंत्रिका कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक है। कहने का मतलब तंत्रिका कोशिका जो है यानी न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक का मतलब ये हुआ कि तंत्रिका तंत्र जो है वो तंत्रिका कोशिका से ही मिलकर के बना है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, क्रियात्मक का मतलब हुआ कि तंत्रिका तंत्र में ये तंत्रिका कोशिका ही काम करता है। ठीक है, ये आपने क्लियर किया। अब हव्वड़ खुजली परेशानी नहीं ना, ये आपने क्लियर किया। अब मैंने अगला पॉइंट लिया कि पर्यावरण से सभी सूचना तंत्रिका तंत्र तक पहुंचती है कैसे। मतलब पर्यावरण से जो सूचना होती है, सूचना मिलती है, वो हमारे पास तंत्रिका तंत्र तक पहुंचती कैसे है। तो वो पहुंचती है ग्राही के द्वारा। किसके ग्राही ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। ज्ञान इंद्रियां हमारे बॉडी में कितने 5 ज्ञान इंद्रियां हैं आप देख लो। आंख हो गया 1 हो गया, नाक 2 हुआ, कान 3, जीभ 4 हो गया, और त्वचा जो है स्किन है, ये टोटल हो गए 5 ज्ञान इंद्रियां। इन सभी में ग्राही पाए जाते हैं, उसकी मदद से पहुंचते हैं। तो यहां पहले मैंने लिख दिया कि ज्ञान इंद्रियों में तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे होते हैं जिसे ग्राही कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं ग्राही कहते हैं। और जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 5 ज्ञानेंद्रियां, इन सभी में ग्राही पाए जाते हैं। जैसे कि आंख में प्रकाश ग्राही पाया जाता है जो दृष्टि के लिए यानी देखने के लिए उपयोग आता है। कान में श्रवण ग्राही पाया जाता है जो सुनने के लिए उपयोग होता है। जीभ में रस संवेदी ग्राही होता है जो स्वाद के लिए उत्तरदायी होता है ना। नाक में क्या होता है घ्राण ग्राही होता है जो सूंघने के लिए उत्तरदायी होता है। और त्वचा में स्पर्श ग्राही होता है जो ऊष्मा को महसूस करने की क्षमता रखता है। त्वचा में जैसे कि कुछ टच हुआ,
है ना, या ठंडी आया तो त्वचा ना बताता है कि ठंडा लग रहा है ना, सर्द हो गया। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं सर, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन, ये हमारे पास क्या है, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का ये नामांकित चित्र है ना। ये हमारे पास द्रुमिका है, केंद्रक है, कोशिका काय है, तंत्रिकाक्ष है, तंत्रिका का अंतिम सिरा है इधर। तो इन सभी के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि भाई द्रुमिका क्या है, केंद्रक क्या है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि द्रुमिका किसे कहते हैं। तो कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं, द्रुमिका कहते हैं, और ये सूचना प्राप्त करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास द्रुमिका है, और कोशिका का ये नीला वाला भाग जो देख रहे हैं, नीला नहीं पीला वाला भाग, तो कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं, द्रुमिका कहते हैं। और यही द्रुमिका क्या होता है, वातावरण से ये सूचना प्राप्त करता है, और सूचना जो प्राप्त करता है वो विद्युत आवेग के रूप में प्राप्त करता है। ठीक है, और ये जो तंत्रिका, ये तंत्रिका तंत्र का जो आप देख रहे हैं, यानी तंत्रिका कोशिका का जो ये चित्र देख रहे हैं, यानी न्यूरॉन का, इसका जाल पूरे बॉडी में बिछा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि द्रुमिका किसे कहते थे, कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना जो आप देख रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, द्रुमिका कहते हैं। और ये द्रुमिका सूचना प्राप्त करती है विद्युत आवेग के रूप में, और जो सूचना प्राप्त करती है उसके बाद क्या होता है कि कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। कहने का मतलब द्रुमिका जो सूचना प्राप्त किया वातावरण से, उसमें क्या होता है कि जो प्राप्त किया है ना द्रुमिका, उसे कोशिका काय, मतलब जो प्राप्त की गई सूचना, ये द्रुमिका इस कोशिका काय को दे देता है। जो भी सूचना प्राप्त करती है द्रुमिका, वो कोशिका काय को दे देता है, और कोशिका काय वो सूचना प्राप्त करके, है ना, तो प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती रहती है, यानी विद्युत आवेग के रूप में आगे भेज देती है कोशिका काय उस सूचना को। ठीक है, तो आगे बढ़ते, जब आगे भेज यानी तंत्रिकाक्ष के पास भेज देता है, तो तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन जो है, यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है ना। कहने का मतलब यह हुआ कि भाई तंत्रिकाक्ष यानी ये जो हमारे पास एक्सॉन है, जो सूचना मिला हमें विद्युत आवेग के रूप में, उस सूचना को विद्युत आवेग को कोशिका काय की दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है, कोशिका काय के दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है। मतलब जैसे कि ये दूसरी हमारे पास न्यूरॉन है, मतलब तंत्रिका कोशिका है, इसके द्रुमिका तक पहुंचा देता है। ठीक है, क्लियर, ये आपने समझा। अब देखो अंतर्ग्रंथन किसे कहते हैं, यानी सिनेप्स किसे कहते हैं। तो मेरे भाई याद रखना कि दो तंत्रिका कोशिका, जैसे कि ये तंत्रिका कोशिका है और ये तंत्रिका कोशिका है, तो दो तंत्रिका कोशिका के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, यानी खाली स्थान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, कि दो तंत्रिका कोशिका के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने सिनेप्स को ही अंतर्ग्रंथन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। ठीक है, ये रिक्त स्थान है, और यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है। जो सूचना प्राप्त होती है विद्युत आवेग के रूप में, उसे क्या कहता है, रासायनिक संकेत में बदला जाता है, जिससे यह आगे संचरित हो सके, मतलब आगे की ओर बढ़ सके। ठीक है, ये आपने समझा। आगे बढ़ते हैं सर, है ना। ये चीज जो मैंने समझाया वही चीज है, जैसे कि ये हमारे पास जो देख रहे हैं ये नॉर्मल सेल है, और ये तंत्रिका कोशिका की ये हमारे पास क्या है, द्रुमिका है, यानी न्यूरॉन की द्रुमिका है, जो वातावरण से सूचना प्राप्त होती है तो सेल में हमारे पास पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ना, देखते हैं कि सुइया यहाँ भोगता है ना, सुइया यहाँ भोगता है, पहुंचता है कहाँ, दिमाग के पास पहुंच जाता है सूचना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर कि तंत्रिका कोशिकाओं के 3 प्रकार होते हैं। तंत्रिका कोशिका के कितने प्रकार, 3 प्रकार होते हैं। पहला हमारे पास है संवेदी तंत्रिका कोशिका, दूसरा है प्रेरक तंत्रिका कोशिका, और तीसरा है संयोजी तंत्रिका कोशिकाएं, है ना। इन सभी के बारे में जान लेते हैं कि इन सभी का कार्य क्या है। देखो, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं क्या करता है, ये आवेग को, यानी जो सूचना प्राप्त करती है, जो विद्युत आवेग के रूप में जो सूचना प्राप्त करती है, उस सूचना यानी आवेग को संवेदी ग्राही अंगों,
है ना, अंगों से मुख्य केंद्रीय तंत्रिका तक पहुंचाती है। ठीक है, यानी जो सूचना प्राप्त होती है उस सूचना को संवेदीग्राही अंग से, है ना, संवेदीग्राही अंगों से मुख्य केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। मुख्य तंत्रिका तंत्र मतलब ये हुआ कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। ठीक है, उसके बाद प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती है, ये आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रभावकर्ता मांसपेशियों एवं ग्रंथियों तक ले जाती है ना, इस बात को ध्यान रखना। ये सूचना को क्या करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कहां, मांसपेशियां एवं ग्रंथियों तक ले जाती है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन चीज आते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, मैंने समझाया था। ठीक है, अब देखो संयोजी तंत्रिका कोशिकाएं क्या करते हैं, ये मस्तिष्क में उपस्थित होता है। संयोजी तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं कहाँ होता है, मस्तिष्क में उपस्थित होता है, जो संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं को जोड़ती है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया सर। अब हम क्या करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो ये देखो अगला प्रश्न हमारे पास, अगला पॉइंट क्या है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है सर, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है ना। तो मैंने लिखा कि किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया को ही प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। किसी उद्दीपन के प्रति, उद्दीपन मतलब पर्यावरण में चेंज होना, वो उद्दीपन कहलाता है। तो मैंने क्या लिखा कि किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया को ही हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे कि गर्म पदार्थ या गर्म लोहा को छूते ही हाथ का पीछे हट जाना, है ना, तो ये हमारे पास क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया के ही उदाहरण कह सकते हैं। तो उदाहरण में किसी गर्म वस्तु को छूने पर ही हाथ का पीछे हट जाना। ठीक है, तो गर्म वस्तु क्या है, एक उद्दीपन है ना, गर्म वस्तु क्या है, उद्दीपन है, और अचानक हाथ सटेगा तो अचानक पीछे आ जाएगा। ठीक है, ये सूचना मस्तिष्क को नहीं भेजता है ना। जैसे किसी वस्तु गर्म पदार्थ है और उसमें अचानक हाथ सट गया तो वो क्या करता है, मस्तिष्क तक नहीं जाता है सूचना, वो हाथ ऑटोमेटिक पीछे आ जाता है। ठीक है, ये सूचना मस्तिष्क तक नहीं जाता है। ठीक है, मस्तिष्क तक जाएगा तब फिर मस्तिष्क सोचेगा कि क्या सटा रे, हटाए कि ना हटाए, तब इतना देर में तो जलिए जाएगा। ठीक है, अब प्रतिवर्ती क्रिया क्या है सर, इसमें ग्रंथि स्राव या पेशीय गति होती है। प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है, इसमें ग्रंथि स्राव या पेशीय गति होती है, और यह क्रिया जो है वो मस्तिष्क के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होता है। यानी मस्तिष्क के ऐच्छिक नियंत्रण में, यानी ऐच्छिक क्रिया नहीं है, मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं है, मतलब ये इच्छाओं से नहीं किया जा सकता है मस्तिष्क के। ठीक है, तो हम समझेंगे कि ग्रंथीय स्राव और पेशीय गति क्या है। तो ग्रंथीय स्राव और पेशीय गति को समझना बहुत आसान है। देखो पेशीय गति में बॉडी हिलेगा, और ग्रंथि स्राव में जैसे कि आंख से ऑटोमेटिक आंसू उसूँ आ जाना, ठीक है, पसीना आ जाना। तो यहाँ पे मैंने क्लियर किया ग्रंथीय स्राव या पेशीय गति के उदाहरण, जैसे कि गर्म बर्तन है हमारे पास, क्या है, गर्म बर्तन है। आज जैसे ही गर्म बर्तन को हाथ टच किया तो हाथ ऑटोमेटिक पीछे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, हाथ पीछे आ जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, ये पेशीय गति हो जाएगा, क्योंकि हाथ यहाँ पीछे आ रहा है। अब जैसे कि वातावरण में धूलकण है ना, क्या है, धूलकण है। अब धूलकण आंख में पड़ जाता है तो आंख से आंसू आ जाना, तो आंख से आंसू आ जाना ये क्या है, ग्रंथीय स्राव है, ग्रंथीय स्राव है। वहीं हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ये देखो ठंडी आ गया, तो ठंडी आता था कप कपाने लगते, हु करने लगते हैं, तो बॉडी इसमें हिलने लगता है। तो ये क्या हो गया, ये कंपन होना लगता है। जैसे कि ठंडी आता है तो बॉडी कंपन करने लगता है, बॉडी हिलने लगता है, तो ये हो जाएगा पेशीय गति। ठीक है, वही हम बात कर लेते हैं, जैसे कि गर्मी आया, है ना, आई मोहतरमा देख रहे हैं, है ना, तो ये मोहतरमा पसीना पूछ रही गर्मी के मौसम में, है ना, ए राजा बेनिया डोलाई दहो। ठीक है, तो गर्मी के मौसम में जैसे ही पसीना आया, तो पसीना क्या है, ये ग्रंथीय स्राव का उदाहरण है। ठीक है, तो ग्रंथीय स्राव और पेशीय गति आपने बेहतरीन तरीके से समझा। आगे बढ़ते हैं सर, प्रतिवर्ती चाप क्या है सर, प्रतिवर्ती चाप को समझिए। देखिए प्रतिवर्ती चाप बिल्कुल प्रतिवर्ती क्रिया की ही तरह है ना। देखो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं।
देखो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसको समझो, जैसा कि आप देख सकते हो ये हाथ की तरह आप देख रहे हैं, है ना। तो जैसे कि ये गर्म पदार्थ है, ये ग्राही ऊष्मा दर त्वचा में ग्राही, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये गर्म पदार्थ है कुछ भी, है ना, और हाथ यानी त्वचा में ग्राही होते हैं, है ना, ग्राही होते हैं, है ना। तो जैसे कि ये गर्म पदार्थ को टच किया, तो गर्म पदार्थ को टच किया तो सूचना कैसे जाता है वो देखो। तो सूचना जैसे ही गर्म पदार्थ को टच किया तो सूचना कैसे जाता है, इस तरीके से जाता है सूचना, ठीक है। और ये सूचना जाने के बाद क्या होता है कि भाई ये मस्तिष्क के उधर नहीं भेजता है, मस्तिष्क के तरफ नहीं भेजता, ये क्या होता है भाई, सूचना इस तरीके से तंत्रिका कोशिका यानी प्रतिसारण से होते हुए, है ना, प्रेरक तंत्रिका कोशिका से होते हुए लौट करके ये हाथ के पुनः यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे किसी गर्म पदार्थ को छूते हैं तो सूचना जो होती है किस तरीके से जाता है, यहाँ पे देख सकते हो, संवेदी तंत्रिका कोशिका से होते हुए मेरु रज्जु के पास सूचना नहीं देता है, नहीं तो वो क्या करता, मस्तिष्क को भेज देगा, है ना, कहाँ देगा, मस्तिष्क को भेज देगा। तो मस्तिष्क जब सोचेगा कि कोदी सटलौ रे, है ना, तब तक में हथवा जल जाएगा, वो क्या होगा, यहीं से रिटर्न कर देता है ना, और सूचना भेज देता है कि ओ कोई गर्म चीज है, बस हाथ पीछे हट जाता है। तो ये बहुत कम समय में ये काम हो जाता है, मस्तिष्क तक जाएगा तो तनी समय लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं सर, जो चीज हमने पीछे समझा है उसी चीज को यहां समझो। जैसे उद्दीपन में हमने लिया ऊष्मा, कोई गर्म चीज लिया और गर्म चीज को छुआ कोई, जैसे कि त्वचा, त्वचा क्या है, ग्राही अंग है ना। तो गर्म चीज को जैसे ही त्वचा में स्पर्श हुआ तो स्पर्श होने के बाद मेरु रज्जु क्या करता है, डायरेक्ट जो सूचना है वो कार्यकारी अंग को यानी पेशीय अंग को जो हाथ है उसको भेज देता है, और हाथ क्या होता है, पीछे हट जाता है ना। ये मैंने समझा दिया। आगे बढ़ते हैं सर, अब मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में जानते हैं। तो मानव तंत्रिका तंत्र दो तरह के होते हैं, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के, मस्तिष्क, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीज आते हैं, मस्तिष्क और मेरु रज्जु आते हैं, और परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिका और मेरी तंत्रिका आते हैं, ठीक है। कपाल तंत्रिका क्या होता है, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका को हम कपाल तंत्रिका कहते हैं, और मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिका को मेरु तंत्रिका कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझा। तो हम इन सभी के बारे में चलते हैं, मस्तिष्क के बारे में पहले समझेंगे, है ना। मानव मस्तिष्क यहाँ पे समझो, देखो मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है, जितने भी क्रिया है उन सभी क्रिया का समन्वय का केंद्र है, और इसके तीन मुख्य भाग है, एक तो अग्र मस्तिष्क, और बी मध्य मस्तिष्क, और सी पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाला भाग, मध्य मस्तिष्क मतलब बीच वाला भाग, और पश्च मस्तिष्क मतलब पीछे वाला भाग, ठीक है। अब मेरे भाई मस्तिष्क की सुरक्षा कैसे होती है ना। मस्तिष्क की सुरक्षा जो होती है ना, कपाल से होती है यानी खोपड़ी से होती है। मस्तिष्क जो है ना वो खोपड़ी में हड्डी का ये बॉक्स होता है, खोपड़ी जिसे कहते हैं, उसमें तरिल पूरित गुब्बारा होता है, गुब्बारे की तरह उसमें लिक्विड भरा होता है, ठीक है। जैसे कोई मारता है तो पहले खोपड़ी उसको रोक देता है, दिमाग को सुरक्षित रखता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कपाल यानी खोपड़ी कहते हैं, ठीक है, अवस्थित होता है। और बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है ना। ये आपने समझा। आगे और समझते हैं सर। यहाँ पे देखिए मस्तिष्क जो है वो तीन तरह के होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अब देखो सभी में अलग अलग प्रकार होते हैं। अग्र मस्तिष्क भी तीन प्रकार के, मध्य मस्तिष्क जो होते हैं यह चार पिंडों में बटा होता है, दो पिंड होते हैं सुनने के लिए, दो पिंड होते हैं देखने के लिए, और पश्च मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, पोन्स, मेडुला और मस्तिष्क, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क के तीन भाग कौन कौन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, जिसे परम मस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। और पश्च मस्तिष्क के तीन भाग, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ठीक है। सबका अलग अलग कार्य है। यहाँ पे देखो मैंने पॉइंट बना के लिखा कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, सेरेब्रम है यानी प्रमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क। ये सेरेब्रम, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क होता है, ठीक है। यह मानसिक दिमाग काम जैसे सोचना,
तर्क करना, विवेचना, योजना बनाना, है ना, याद रखना आदि करता है। मतलब सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क का ही काम, जैसे कि सोचते हैं, है ना, तर्क करते हैं, है कि नहीं, योजना बनाते हैं किसी चीज के प्रति, है ना, याद रखते हैं, ये सब कौन सा काम करता है, सेरेब्रम करता है, यानी प्रमस्तिष्क करता है। आइए इन सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क के बारे में। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क से मिलकर अग्र मस्तिष्क बना होता है। यानी आगे वाला भाग किस किस से मिलकर, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क से मिलकर के बना होता है। ठीक है, सेरेब्रम के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, है ना। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम मस्तिष्क है, सेरेब्रम होता है ना। मैंने पीछे डिस्कस भी किया था, है ना। यह मानसिक दिमागी काम जैसे सोचना, तर्क करना, है ना, योजना बनाना, याद रखना आदि करता है। मैंने दोबारा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला पॉइंट, हाइपोथैलेमस। यह भूख, प्यास, निंद्रा, ताप, थकान का ज्ञान करवाता है। जैसे कि आपको भूख लग गया, है ना, नींद आ रहा है ना, थकान हो रहा है, तो ये कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है सर, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, ये सब अग्र मस्तिष्क के ही भाग है। आगे बढ़ते हैं सर। अगला पॉइंट है मध्य मस्तिष्क। यह 4 पिंडों में बटा होता है। कौन कौन देख लो, कार्पोस क्वाड्रिजेमिन, ये एक ही नाम है, कार्पोस, है ना, कार्पोस क्वाड्रिजेमिन। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 सुनने के लिए और 2 देखने के लिए। ठीक है, 2 सुनने के लिए और 2 देखने के लिए होता है। अगला पश्च मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं। तो पश्च मस्तिष्क के भाग क्या, पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क, यह पश्च मस्तिष्क के भाग है। आइए देखते हैं सबसे पहले अनुमस्तिष्क के बारे में, है ना। शरीर की स्थिति तथा संतुलन, शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि शरीर की स्थिति तथा संतुलन बना के कौन रखता है, तो अनुमस्तिष्क, है ना। तो शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करना, ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। पेन उठाना, है ना, ये सब अनुमस्तिष्क के अंदर ही कंट्रोल होता है। अगला पॉइंट मेडुला, अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, मतलब ये अनैच्छिक कार्यों पर नियंत्रण करता है। अनैच्छिक कारण जो अपनी इच्छाओं से नहीं होता है, जैसे कि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, वमन यानी उल्टी आना आदि। ठीक है, अगला पॉइंट पोन्स के बारे में जान लेते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि श्वसन का नियंत्रण करता है ये पोन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अगला पॉइंट हम देखते हैं, मेरु रज्जु के बारे में जान लेते हैं। ये मेरु रज्जु क्या है, तो मेरे भाई सबसे पहले जान लो कि पीठ, ये देखो पीठ के पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, यहाँ से यहाँ तक। इस रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच उंगली नुमा संरचना कह लो या रस्सी नुमा संरचना कह लो, उसी को हम मेरु रज्जु कहते हैं। तो मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना है, मतलब गोल है ना। मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह मेडुला ऑब्लोगेटा से प्रारंभ हो करके कशेरुकी दंड से घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिष्क का आवरण द्वारा घिरा हो रहता है ना। मेरु रज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है और यह लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। मेरु रज्जु का कार्य यह प्रतिवर्ती एवं स्वयं चालित क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते। यह निम्नलिखित 3 कार्य करता है। कौन कौन, देखो पहला कार्य ये करता है कि यह गर्दन जो होता है ना, यह गर्दन के नीचे के क्षेत्र में प्रतिवर्तों का नियंत्रण करता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है यह संवेदी आवेगों को त्वचा तथा मांसपेशियों से मस्तिष्क तक ले जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह प्रेरक आवेगों को मस्तिष्क से धड़ तथा पादों की मांसपेशियों तक पहुंचाता है। ठीक है, ये आपने देख लिया मेरु रज्जु के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु की सुरक्षा कैसे होती है, तो मस्तिष्क की सुरक्षा देख लो। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है और बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। ये मैंने पीछे भी बताया था। मेरु रज्जु की सुरक्षा देख लो। मेरु रज्जु की सुरक्षा जो है ना, कशेरुका दंड यानी रीढ़ की हड्डी करती है। मतलब मेरु रज्जु जो होती है पीठ के पीछे रीढ़ की हड्डी है ना, और रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच उंगली नुमा संरचना होती है, उसे मेरु रज्जु कहते हैं। उसी मेरु रज्जु
जो है वही मेरुरज्जु वो रीढ़ की हड्डी में सुरक्षित रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अनुवर्तन क्या कहता है, अनुवर्तन के बारे में जान लेते हैं सर। तो पौधे के भागों का उद्दीपन के दिशा में गति करना ही अनुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवर्तन। देखो, पौधे के भागों का उद्दीपन के दिशा में ही अनुवर्तन कहलाता है ना। जैसे कि प्रकाशानुवर्तन होता है तब प्रकाश की दिशा में गति करना, जलानुवर्तन जल की दिशा में गति करना, गुरुत्वानुवर्तन तो जमीन की दिशा यानी गुरुत्व मतलब जमीन की दिशा में गति करना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं? तब प्रकाश की तरफ गति करना ही प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। जैसे कि सूरजमुखी का फूल देखिएगा, तो सूरजमुखी का फूल जिस तरफ सूरज घूमेगा उसी तरफ सूरजमुखी का फूल जो है ना घूम जाएगा, है ना। तो आपने देख लिया कि प्रकाशानुवर्तन प्रकाश की तरफ गति करना, है ना। इसका उदाहरण ले सकते हैं सूरजमुखी का, जिधर जिधर प्रकाश जाएगा मतलब सूर्य जिधर जिधर घूमेगा उधर उधर घूम जाता है वो सूरजमुखी का फूल। गुरुत्वानुवर्तन किसे कहते थे? पृथ्वी की तरफ या दूर गति करना, मतलब पृथ्वी की तरफ जो है वो यानी नीचे की तरफ, है ना, जमीन की तरफ गति करना। ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन। रसायनुवर्तन क्या कहलाता है? तो प्राग नली की अंडाशय की तरफ गति करना रसायनुवर्तन कहलाता है। ठीक है, जलानुवर्तन किसे कहते हैं? तो पानी की तरफ जड़ों की गति करना, है ना। पौधे के जो जड़ होते हैं वो पानी की तरफ यानी जल की तरफ गति करना ही जलानुवर्तन कहलाता है। आइए पादप हार्मोन के बारे में जान लेते हैं। पादप हार्मोन यानी पौधों वाला हार्मोन, है ना। ये वो रसायन है जो पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करता है। ठीक है, ये आपने देख लिया पादप हार्मोन के बारे में। ये वो रसायन है जो पौधों की वृद्धि कितना बढ़ेगा, कितना डेवलप होगा, वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करता है ना। आगे बढ़ते हैं सर। पादप हार्मोन के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा कि पेड़ पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन को ही हम क्या कहते हैं? पादप हार्मोन कहते हैं। तो पादप हार्मोन पहला है एक वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन और दूसरा है वृद्धि रोधी हार्मोन। तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन किसे कहते हैं? वृद्धि रोधी हार्मोन किसे कहते हैं? तो जो पौधे की वृद्धि करता है कि भाई इसको कितना बढ़ना है, कितना नहीं बढ़ना है, वो सब डिसाइड करेगा। वृद्धि रोधी जो पौधे की वृद्धि को रोकता है उसे वृद्धि रोधी कहते हैं। तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कौन कौन है, वृद्धि रोधी हार्मोन कौन कौन है, वो हम जान लेते हैं। तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन जो है वो जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, फ्लोरीजेंस है और ट्राउमेटिन है। ये सब है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। जिब्रेलिन क्या करता है? जिब्रेलिन जो है ना, सबसे पहले याद रखना ये मुख्य हार्मोन है ना। पौधे के मुख्य हार्मोन कौन है? तो जिब्रेलिन है। ये क्या करता है? अंकुरन एवं वृद्धि का नियंत्रण करता है। ये कितना मतलब कब अंकुरित होगा, है ना, कितना ये वृद्धि करेगा, इन सभी पर कंट्रोल करके रखता है। ऑक्सीन क्या करता है? तो प्रकाश की ओर, है ना। ऑक्सीन जो है ना, देखो मेरे भाई याद रखना, ऑक्सीन जो होता है ना, प्रकाशानुवर्तन की क्रिया जो होती है ना वो ऑक्सीन की वजह से ही होती है ना। ये ऑक्सीन हार्मोन की वजह से ही प्रकाशानुवर्तन की क्रिया होती है। तो सूरजमुखी के फूल में देखिएगा जो प्रकाशानुवर्तन होता है वो किसकी वजह से? ऑक्सीन की वजह से। उसमें ऑक्सीन हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपने समझ लिया, है ना। तो ऑक्सीन में ऑक्सीन जो होता है ना, ऑक्सीन, तो प्रकाशानुवर्तन की क्रिया ऑक्सीन की ही वजह से होती है, जो कि सूरजमुखी में ऑक्सीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से प्रकाश की ओर वो गति करता है। साइटोकाइनिन क्या कहता है? साइटोकाइनिन जो है ना वो कोशिका विभाजन करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। कहने का मतलब कि जो पौधा है एक डाल से दो डाल, दो डाल से तीन डाल, चार डाल ऐसे ना बनाते हैं, तो वहाँ पे कोशिका विभाजन करता है साइटोकाइनिन। फ्लोरीजेंस क्या करता है? फूल खिलाने में मदद करता है। फूल जो खिलता है उसमें यह मदद करता है। ट्राउमेटिन क्या करता है? तो पेड़ पौधे के घाव को भरता है। ट्राउमेटिन का क्या काम है मेरे भाई? पेड़ पौधे के घाव को भरना। ठीक है, ये आपने समझ लिया। पेड़ पौधे के घाव का मतलब ये हुआ कि जैसे कि पेड़ पौधे तो लतखोर दिया पुता सब को देखिएगा, जैसे कि पघरिया ले लेगा, टेंगरी ले लेगा, हंसुआ ले लेगा, अब पेड़ पर ना काट देते रहते हैं या टेंगरी मार देते हैं। तो जब काट देते हैं तो देखिए उसमें क्या होगा कि कुछ दिन बाद उसमें गोंद की तरह लस्सा निकल जाता है, वही उसका घाव होता है ना। तो उस घाव को ये भरता है ट्राउमेटिन। आगे बढ़ते हैं सर। वृद्धि रोधी हार्मोन कौन है सर? तो वृद्धि रोधी हार्मोन यहाँ पे देख सकते हैं, एक एब्सिसिक अम्ल है और दूसरा एथिलीन है। इन सभी का अलग अलग कार्य है ना।
एब्सिसिक का अम्ल यानी ABA लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एब्सिसिक का अम्ल क्या करता है, ये वृद्धि, अंकुरन, कोशिका विभाजन को ये रोकता है ना। वृद्धि रोधी हार्मोन भी होना चाहिए ना, तो पता चलेगा कि लंबा हो गया सीधा, है ना, पौधा, इस सब पर कंट्रोल करके रखता है। और उसके बाद एथिलीन जो कि C2H4 जिसका सूत्र होता है, ये गैस फॉर्म में होता है। इसका काम क्या है, फल पकाता, वो भी प्राकृतिक रूप से। जैसे पेड़ पौधा यानी पेड़े पर जब फल जो लग जाता है तो पेड़े पर अगर पकता है तो किसकी वजह से, तो मेरे भाई एथिलीन की वजह से, और ये गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है। फल पकता है किसकी वजह से, तो एथिलीन की वजह से, प्राकृतिक रूप से पकता है। लेकिन इतना कहाँ समय है केकरा पास, है ना। पता चलेगा कि अगर पेड़े पर आम है तब पड़ोसी आके तोड़ लिया रात में पूरा आम, है ना, ऐसा भी हो जाता है। तो आदमी क्या करता है, उसे कृत्रिम रूप से पकाता है, यानी कार्बाइड की मदद से पकाता है ना, तोड़ करके। तो कृत्रिम रूप से कैसे पकता है यहाँ पे देख लो। जैसे कि एसिटिलीन है ना, एसिटिलीन है जिसका सूत्र C2H2 होता है, वो कृत्रिम रूप से फल पकाता है ना। पता चलेगा कि जैसे देखिएगा, जैसे आम रहता है ना, अब बिचवा में रख देते हैं कार्बाइड, तो जिधर से ज़्यादा धा लगेगा तो उधर का पक जाएगा, एक भाग कांचे रह जाता है, एक भाग के खा जाता है, एक भाग के फेंक देता रहता है ना। अब यहाँ पे देखो एसिटिलीन का निर्माण कैसे होता है वो देखो। जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड लाते हैं, क्या लाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, जिसे कार्बाइड का ना कहते हैं, दुकान पर से लाते हैं, जो सॉलिड के फॉर्म में होता है, वो लाते हैं और उस पर हम थोड़ा सा जल छिड़क देते हैं। जैसे कि आम वगैरह में रख के, केला वगैरह में रख के कार्बाइड को रख करके, है ना, रख देते हैं, उस पर जल छिड़क देते हैं। तो जल से क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया हो गई, और अभिक्रिया जैसे ही होगी तो कौन सा गैस देगा भाई, एसिटिलीन देगा, C2H2 देगा, है ना, एसिटिलीन, और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, वो देखिएगा चूना के रूप में वो पाउडर बना रहता है, वही कैल्शियम ऑक्साइड है ना, क्योंकि गैस उसका खत्म हो गया इसलिए। ओके, तो ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं सर। अब हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथियों एवं उनके कार्य के बारे में जानते हैं। जैसे इस तरीके, इधर सारे के सारे हार्मोन हैं, इधर ग्रंथि है, इधर स्थान है, इधर कार्य है, सबका अलग अलग कार्य क्या है। जैसे कि थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ होता है भाई, ऑटो ग्रंथि से प्राप्त होता है ना। तो थायरॉक्सिन हार्मोन ऑटो ग्रंथि से प्राप्त होता है ना। और ये स्थान क्या है, गर्दन में। देखो मेरे भाई, थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से, अच्छा ये तो देख लिया, सब कुछ बढ़िया है। तो यहाँ पे हार्मोन है, ग्रंथि है, और ये स्थान है, और इधर कार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हार्मोन हमारे पास थायरॉक्सिन हार्मोन है, जो कहाँ रहता है, ऑटो ग्रंथि से निकलता है, और इसका स्थान क्या है, गर्दन में, है ना। और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट यानी प्रोटीन व वसा का उपापचय करता है। वृद्धि हार्मोन है इधर, है ना। वृद्धि हार्मोन जो है ये पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, है ना, उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। हाँ, तो ये आपने देखा कि वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि से निकलता है, और इसका स्थान मस्तिष्क में होता है, और ये क्या करता है, वृद्धि व विकास का नियंत्रण करता है, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं एड्रीनलिन। एड्रीनलिन के बारे में जान लेते हैं। ये अधिवृक्क से निकलता है, और इसका स्थान जो है ना, वृक्क यानी किडनी के ऊपर होता है। और इसका कार्य क्या है सर, तो इसका कार्य है बीपी यानी हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण आपातकाल में करता है, ठीक है। इंसुलिन है ना। इंसुलिन क्या होता है, अग्नाशय से निकलता है, और ये क्या होता है, उदर के नीचे होता है। उदर किसे कहते हैं, जिसे आप पेट कहते हैं ना, जैसे ई वाला ऊपर वाला भाग है ना, ये ढोड़ी वाला भाग, इसी को उदर कहते हैं। पेट किसको बोलते हैं, इसको पेट नहीं बोलते, पेट तो स्टमक को बोलते हैं, यानी अमाशय को बोलते हैं। ये उदर है। जैसे गणेश जी का उदर बाहर है तो उसने कहते हैं लंबोदर, ठीक है। तो उदर के नीचे होता है, और रक्त में ये शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है, यानी रक्त में जो चीनी की मात्रा होती है उसको ये कंट्रोल करता है। लिंग हार्मोन, जिसे लिंग हार्मोन यहाँ पे देख सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ये लिंग हार्मोन है, नर में पाया जाता है, एस्ट्रोजन मादा में, ठीक है। देखो नर में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है ना, वृषण में होता है। कहने का मतलब जो है ना, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो वृषण से निकलता है। वृषण मतलब क्या हुआ, वृषण
वो देखिए दो टांगों के बीच जो लटका हुआ भाग होता है दूगो गोल का, उसी को दो टांगों के बीच देख टैया के मत देख लेना, ठीक है, उसी को हम वृषण कहते हैं, ठीक है। वृषण से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, और एस्ट्रोजन मादा जो है ना अंडाशय में होता है, ठीक है, अंडाशय से निकलता है। और ये क्या होता है, पेट का निचला हिस्सा होता है, इसका स्थान मतलब पेट का निचला हिस्सा होता है ना। और यौवनारंभ से संबंधित परिवर्तन जो है ना लैंगिक परिवर्तन यही दर्शाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। आयोडीन युक्त नमक खाने की उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है? तो आयोडीन युक्त नमक खाने के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अपचन को थायराइड नियंत्रित करती है ना। यह ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करती है यानी निकालती है। इस ग्रंथि के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, और आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग होता है। यानी घेंघा रोग दूर करने के लिए हम आयोडीन युक्त नमक का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। मधुमेह यानी डायबिटीज रोग को दूर करने के लिए क्या है? देखो, इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, यानी मधुमेह मतलब चिनिया बीमारी में रक्त में जो चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। कारण इसका अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है, और इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। और निदान यानी इसका उपचार क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लेकर के, ठीक है। इसी के साथ इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। एकदम शॉर्ट तरीके से मैंने बताया है, लॉन्ग तरीके से देखना है ना, तो आप लोग मेरा पुरानी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।